ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। रूस में घुसकर पुतिन समर्थक ब्लॉगर की हत्या। सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में धमाका कर व्लादिमीर तातार्स्की को उड़ा दिया। हमले में करीब 30 लोग घायल हुए हैं, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक वॉर विरोधी महिला एक्टिविस्ट पर कैफे में धमाके का आरोप है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग में किस तरह हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। कैफे में ब्लास्ट हुआ और एक राष्ट्रवादी का कत्ल कर दिया गया। तो देखिए, इन तस्वीरों ने दरअसल कोहराम बरपा कर रख दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग में वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। एक पुतिनवादी को इस तरह सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाएगा और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल रूस में दो खेमे साफ तौर पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक खेमा वो है जो इस युद्ध के विरोध में है, दूसरा खेमा और बड़ा खेमा वो है जो पुतिन का समर्थक खेमा माना जाता है। और ये पुतिनवादी भी रूस का कट्टर समर्थक था, व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का कट्टर समर्थक था। आइए डिटेल में समझ लेते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग में क्या कुछ हुआ है। रूस में घुसकर कट्टर पुतिनवादी को उड़ा दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, यही वो कैफे है जहां पर एक धमाके के जरिए पुतिनवादी की जान ले ली गई। वो पुतिनवादी जो रूस की नीतियों का कट्टर समर्थक था। धमाके में कट्टर राष्ट्रवादी रशियन ब्लॉगर व्लादिमीर तातार्स्की की मौत हो गई। धमाके में अकेले तातार्स्की की ही मौत हुई, करीब 30 लोग घायल हुए हैं। यानी इस धमाके का पैमाना अच्छा खासा बड़ा माना जा सकता है। हमलावर ने तातार्स्की को एक स्टैचू सौंपा जिसमें बॉम्ब था और वो महिला इस कैफे के अंदर ये स्टैचू एक बक्से में लेकर जाती हुई नजर भी आ रही है। तातार्स्की की वॉर ब्लॉगर, फाइटर और कट्टर राष्ट्रवादी के तौर पर रूस में पहचान थी। एक बड़ा नाम था, उनके लाखों में फॉलोअर्स थे। तातार्स्की को रूस का सबसे बड़ा प्रो रशियन मिलिट्री ब्लॉगर माना जाता था और यही वजह है कि उनकी हत्या से रूस सदमे में है। वॉर के बीच फ्रंट लाइन से रिपोर्टिंग के लिए भी वो लगातार चर्चा में रहे और वहां से जाकर तमाम रिपोर्ट्स फाइल करते रहे। बाखमुत में वैगनर फोर्सेस की जंग की उन्होंने लगातार लाइव कवरेज की। व्लादिमीर तातार्स्की के सोशल मीडिया पर देखिए 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। एक बड़ा नाम रूस के लिए पुतिनवादी के तौर पर, पुतिन के कट्टर समर्थक के तौर पर। तो देखिए, रूस का कहना है कि कैफे में धमाके की यह साजिश बेहद गहरी है। रूस की तरफ से संदिग्ध हमलावरों की तस्वीरें जारी की गई हैं। एक महिला हमलावर हाथों में एक बॉक्स लेकर अंदर जाती दिख रही है। आशंका जताई जा रही है कि इसी बॉक्स में बॉम्ब था। इन 6 तस्वीरों में आप पूरी घटना को समझ सकते हैं। देखिए कैसे कैफे में जब धमाका हुआ तो बाहर से, यानी इस कैफे के ठीक सामने जहां सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें धमाके की तस्वीर कैद हुई है। उस रूसी ब्लॉगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें मौत के घाट उतारा जा चुका है। पुतिनवादी रूसी ब्लॉगर की हत्या कर दी गई। कैफे के अंदर पर खच्चे उड़ गए। तस्वीरें देखिए, 30 लोग घायल हुए हैं। धमाके से दीवार गिर गई और संदिग्ध हमलावर की फोटो भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले जनरल सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। ये हमला दरअसल क्या बता रहा है? और जिस बात का जिक्र हम और आप इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं कि रूस में दरअसल 2 धड़े साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक इस युद्ध का समर्थक धड़ा, दूसरा इस युद्ध का विरोधी धड़ा। लेकिन बात यहां तक पहुंच गई है, ये पहली बार पता चल रहा है। समीर, मेरे विचार से ये साजिश तो है, पर मेरे को लग रहा है एक्सटर्नल साजिश है। बेशक जितनी भी ऑपोजिशन है रूस के अंदर, काफ़ी तादाद में, काफ़ी परसेंटेज रूस की जो पॉपुलेशन है वो पुतिन को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि नेशनलिज्म रूस की बहुत ऊंचे दर्जे की है। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये साजिश है एक्सटर्नल, तो किस किस का हाथ हो सकता है? पहला जाता है यूक्रेन के ऊपर। ये वॉर के खिलाफ बोल रही थी सर, तो इसीलिए ये अटैक हुआ, आपको ऐसा लगता है?
क्योंकि अगर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा हावी है रशिया में, तो फिर अगर वो राष्ट्र क्या वो तो राष्ट्रवादी हैं, वो वॉर का विरोध कर रही थी। बिल्कुल सही है, कुछ ऐसे एलिमेंट तो होंगे ना हमेशा। मैंने बोला ना कि ज्यादा तादाद में रूस सपोर्ट कर रहा है पॉपुलेशन, और ये उनमें से है। और यूक्रेन के ऊपर पहला शक जाता है, जरूरी बात है कि उन्होंने बकाया उसको, और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी किया होगा, क्योंकि अभी जो उन्होंने रिसेंटली अरेस्ट किया है उसका पत्रकार न्यूयॉर्क टाइम्स का, हाँ। उसके लिए वो प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है। ठीक है। तो सर ये आपको नजर में आ रहा है चलती कि रहेगी। ये इंटरनल फोर्स से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स है, जिसकी वजह से ये बड़ा हमला सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। अब देखिए एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, रूस के कट्टर राष्ट्रवादी ब्लॉगर की हत्या पर हाहाकार मचा है रूस में। रूस ने यूक्रेन को इसके लिए जिम्मेदार भी बता दिया है। यूक्रेन से हत्या का बदला लेने की बात कह डाली है रूस ने। यूक्रेन ने कहा यह रूस के अंदर आपसी रंजिश का नतीजा है और इसमें यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है। तो आप देखिए एक बार फिर से वो जगह जिस कैफे में यह हमला हुआ, तो सेंट पीटर्सबर्ग में जिस तरह से हमला हुआ है वो यकीनन रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को और बढ़ाएगा। ऐसे में इस हत्याकांड के बाद उठ रहे कुछ सवालों पर गौर कर लेते हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या है वो अहम सवाल? 5 बड़े सीरियस क्वेश्चन उठ रहे हैं, सीरियस सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में धमाका कर क्या ये बताया गया है कि रूस सुरक्षित नहीं है? दूसरा, तातास्की का कत्ल क्या रूस के अंदर पश्चिमी शहर पर हमलों की एक शुरुआत है? तीसरा सवाल, पहले दुगिन की बेटी और अब तातास्की, क्या रूसी सुरक्षा तंत्र में बड़ी खामी है? चौथा सवाल यह कि क्या रूस के अंदर ही कुछ पुतिन विरोधी दुश्मनों के साथ मिल गए हैं? और पांचवा सवाल कि ऐसी घटनाओं से क्या आम रशियन का पुतिन के कॉन्फिडेंस को यह कम कर सकता है? आम जो रूसी हैं उनका क्या विश्वास कम कर सकता है, खासकर पुतिन ने जो एश्योरेंस दिया है? संजय भारद्वाज सर, ये सवाल मैं आप ही के सामने रख रहा हूं कि कम से कम इस घटना ने और इसके पहले जो दारिन दुगिन की जो बेटी थी उनकी मौत, इन 2 घटनाओं ने क्या रूस में ये तो कम से कम बता दिया है कि एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है और आने वाले समय में ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा? देखिए, ये वॉर है 2 कंट्री के बीच में और 2 ब्लॉक्स के बीच में। इसमें हथियारों से युद्ध लड़ा जाता है, लीडरशिप से युद्ध लड़ा जाता है, अर्थतंत्र से युद्ध लड़ा जाता है, तीनों को काउंटर किया जा रहा है। चौथा जो है मोरल, जो जनता का मोरल जो एक तरीके से जो एक मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लड़िए, आप देश के लिए खड़े होइए, राष्ट्रवादी जो ताकतें हैं वो है। और ये जो चौथा जो इनका वेपन है, जो सपोर्ट है रशिया को, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। 2 सीधा कि एक जो स्ट्रेटेजिस्ट को मारा पिछले साल, और इस बार जो ब्लॉगर है जो ब्लॉग के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करता है। देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि युद्ध फिर उसमें भी कई टेक्निक है कि एक आप सीधा हथियार युद्ध लड़ रहे हो, दूसरा आप छद्म युद्ध लड़ रहे हो। तो ये छद्म युद्ध का हिस्सा है कि आप अपने तंत्र के माध्यम से, चाहे वो स्पाई या आप आतंकी गतिविधि के माध्यम से, इस तरीके से भी आप डैमेज कर रहे हो देश के इंटरनल कहीं ना कहीं आपको इस बात की आशंका है कि अपने देश में ही जासूसी चल रही है और ये अंतर्विरोध देखने को मिल रहा है। यूक्रेनी पोजीशन पर रूस का जबरदस्त अटैक हुआ है। रशियन फोर्स ने टॉस 1 से बड़ा हमला किया। रशियन हमले में यूक्रेनी ठिकाना पूरी तरह से तहस नहस हो गया। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शरदेंदु सर, ये जो लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसमें टॉस 1 का इस्तेमाल होना, या आखिर क्या बतला रहा है? किस स्ट्रेटजी की तरफ रूस की इशारा कर रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि रूस इस समय सारी वो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि वो बाखमुत के इलाके पे कब्जा कर सके। उसका टोटल यूक्रेन पे करीब 17 से 18% कैप्चर है और ये बाखमुत पिछले 8 महीनों से रेजिस्टेंस दे रहा है, जिससे कि उसका जो लिंक है क्रीमिया तक जो इस्टेब्लिश होना है वो नहीं हो पा रहा है। इसको एक आप अगर दूसरे तरीके से देखें तो बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का डिप्लॉयमेंट भी रशिया ने। शरदेंदु सर, दरअसल मैंने सवाल इसलिए पूछा, इसमें एक चीज और लिंक कर रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि टॉस 1 का जो इस्तेमाल, इतना जो भारी भरकम बम है वो फाइनल असॉल्ट के लिए किया जाता है। तो ये क्या बतला रहा है? बाखमुत में कहां तक पहुंच हो गई है रूस की? देखिए,
देखिए बाखमुत किसी भी समय रशिया पूरी तरीके से कैप्चर कर सकता है, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है अगर आप उसको डिले करते जाते तो जो यूक्रेन को बिल्डअप करने का टाइम सर, बाखमुत पर तो देखिए, बाखमुत पर हम बात करेंगे, लेकिन तिवारी जी मुझे ये बताइए, जिस तरह से अब रूस की सीमा के अंदर घुसकर इस तरह के हमले शुरू हो गए हैं, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? यूक्रेन की, वेस्टर्न कंट्रीज की ये बड़ी स्ट्रैटेजी मानी जाए, और क्या ये माना जाए कि ऐसा अब होगा? रूस को इसके लिए तैयार रहना होगा। शुरुआत हो चुकी है दुगिन की बेटी की हत्या से। समीर, देखिए, इनका वेस्ट का, नाटो का इंडिकेशन क्लियर था कि रशिया को कमजोर करना है। पिछले 13 महीने से ये लोग देख रहे हैं रशिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये बहुत निम्न स्तर की स्ट्रेटेजी है कि अंदर घुस के टेररिस्ट एक्टिविटी जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया में होता है या श्रीलंका में हुआ, निम्न लेवल पर उतर के, यूरोप का पुराना कल्चर रहा है, बिल्कुल कल्चर रहा, लेकिन ये जो है इस लेवल पर डाउन होना कि इनके लोगों को टारगेट करना। कुछ लोग जो बिल्कुल सहमत पर नहीं होते उनको भड़काना आसान होता है, जैसे जनरल साहब बता रहे थे, तो उनको भड़का के टारगेट किया जा सकता है। इस तरीके से कोशिश की जाएगी और दिखाना चाहेंगे कि पुतिन के अगेंस्ट मेजॉरिटी है, लेकिन मेजॉरिटी है नहीं, मेजॉरिटी है, ये प्रूव करना चाहेंगे। एक बड़ी बात आपने कही कि पुतिन के अगेंस्ट कितने लोग जा रहे हैं, इस बात को दिखाने की भी कोशिश है, और यही बात कुछ सामने रखी भी जा रही है। एक और बड़ी खबर बता दें, राष्ट्रवादी रशियन ब्लॉगर तातार्स्की की हत्या के बाद दबिश जारी है। संदिग्ध किलर गर्ल दारिया ट्रेपोवा के अपार्टमेंट पर छापा मारा गया है। एक महिला को कस्टडी में लेकर गई सेंट पीटर्सबर्ग की पुलिस। गिरफ्तार महिला के दारिया की बहन या मां होने की खबर है। हत्या की आरोपी दारिया ट्रेपोवा की गिरफ्तारी पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो बिल्कुल स्थितियां बदल गई हैं इस घटना के बाद से, और ये सवाल जो हैं बहुत सारे जो हम रख रहे हैं, बड़े सवाल, वो सवाल इस वक्त रूस में चर्चा का विषय बन गए हैं कि इस तरह की घटनाएं क्या साबित कर रही हैं, और रूस क्या आने वाले समय में महफूज रह पाएगा? पुतिन क्या लोगों की सुरक्षा इंश्योर कर पाएंगे? क्योंकि पहली नहीं बल्कि दूसरी घटना। आइए आपको बताते हैं कि ब्लॉगर व्लाडलेन तातार्स्की की मौत की पूरी कहानी दरअसल क्या है, ये पूरी स्टोरी क्या है। तो पुतिनवादी का मर्डर, कैमरे में किलर गर्ल को भी देखा गया, नहीं वो लड़की, वो महिला को भी देखा गया है। जो तस्वीर आप उधर देख रहे हैं, अटैक से जुड़े वीडियो में एक युवा लड़की नजर आ रही है। जो तस्वीर आप दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे, दारिया नाम बताया जा रहा है। बताया गया कि ये लड़की चर्चिक एक्टिविस्ट दारिया ट्रेपोवा है और ये युद्ध विरोधी रही है। कैफे में घुसते समय दारिया के हाथों में एक बॉक्स नजर आ रहा होगा। ये देखिए आप दूसरी तरफ मेरे वीडियो जो देख पा रहे होंगे कि ये जब दारिया यहां से जाती है तो इसके हाथों में एक बॉक्स होता है, और उस बॉक्स में यही बात कही जा रही कि उसी में एक्सप्लोसिव मटेरियल रहा होगा। तो ये एक बड़ा फैक्ट इस तस्वीर में, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं कि वो तस्वीर में नजर आ रही है, लाल घेरे में आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। तो ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि इसी बॉक्स में एक्सप्लोसिव रहा होगा जिससे ये ब्लास्ट किया होगा, और इसी बॉक्स में व्लादिमीर को एक मूर्ति भेंट की गई और व्लाडलेन तातार्स्की ने उसे रोककर बगल में बैठने के लिए कहा। जब ये महिला गई तो उसको रोकने की कोशिश की। दारिया ऐसा करने से असहज होने की बात कहकर वो वहां से चली गई, अपनी सीट से वो उठकर वहां से निकल गई। और बताया जाता है कि तातार्स्की को भेंट की गई मूर्ति में ही धमाका हुआ, यानी कि ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं जिसमें मूर्ति थी उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि दारिया एक तस्वीर में तातार्स्की के बगल में बैठी हुई नजर आ रही है, लेकिन ब्लास्ट के समय वो वहां पर मौजूद नहीं थी, इसीलिए ये शख्स पूरा का पूरा घूम के जाता है इस महिला के ऊपर। ये सारे सवाल जो हैं पैदा हो रहे हैं कि किस तरीके से ये हत्या को इसने अंजाम दिया था। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से चलते हैं। सिंह सर, ये तस्वीरें हमने दिखाई, पूरी स्टोरी हमने बता दी, इसमें कहीं कुछ शक है कि इसी महिला का हाथ होगा? आइडियोलॉजी टू द एग्जीक्यूशन, यानी कि जो विचारधारा उसके बाद ये एग्जीक्यूशन की जो तस्वीरें आई, जो आपने अभी टीवी पे दिखाया है, इसमें तो जाहिर हो रहा है कि इसी का हाथ था, यही कोई हथियार लेके आई है जिससे ये ब्लास्ट किया गया है। और ये ज़रूर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है, ब्रेन वॉशिंग हुई थी इसकी एज एन एंटी वॉर एक्टिविस्ट रूस के अंदर, और इसी में मैं समझता हूँ ये भी तो बता रहा है कि एक धड़ा रूस के अंदर ऐसा है जो वॉर से इतना ज्यादा नाराज है कि इस हद तक जा सकता है।
ये तो हर देश में जो लड़ाई में या नॉर्मल टाइम में भी कोई ऐसे ग्रुप होंगे जो कि सरकार के खिलाफ होंगे और ये उसी में से है। उन्हीं में से। शरदेंदु सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। इस समय लड़ाई चल रही है दो ब्लॉक में और दो डिफरेंट टाइप के लीडरशिप में। किसकी लीडरशिप को आप कितना डिस्क्रेडिट कर सकते हैं, ये लड़ाई है। और जो टेररिस्ट अटैक ये सेकंड हुआ है, ये पुतिन को डिस्क्रेडिट करने के लिए है कि जो एंटी वॉर वाले हैं उनका रशिया में एलिमिनेशन हो रहा है, वो टोटल ऑटोक्रेटिक है और हर तरीके की जो नाइंसाफी है वो यूक्रेन पे हो रही है। इस तरीके एक जो क्रेडिबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी इंफॉर्मेशन और दे दे, अब आपको बताते हैं दारिया ट्रेपोवा कौन है और उससे जुड़े अब तक के अपडेट्स क्या कुछ सामने आए हैं, ताकि आप इजीली समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। और वॉर विरोधी है दारिया ट्रेपोवा रूस के बड़े वॉर विरोधी चेहरों में शुमार है। 24 फरवरी को दारिया को एक वॉर विरोधी रैली के लिए गिरफ्तार किया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि दारिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि वह पति के साथ फरार है। दारिया के अपार्टमेंट में पहुंचकर पुलिस एक महिला को लेकर गई है। अपार्टमेंट से ले जाते समय महिला का चेहरा ढक दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये महिला दारिया की बहन या मां हो सकती है। तो तिवारी सर, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी पर एक तरह से थ्रेट है रूस में, क्या इसका आप मेजर इम्पैक्ट देखते हैं या फिर ये इस मामले को सुलझा लिया जाएगा क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का? निधि, देखिए, इस तरह के जो डर है, इस तरह के जो इंसिडेंट्स है, जब तो वॉर चल रहा है, पॉसिबल है। अभी रवि बता रहे थे कि यूके, यूरोप ने, कि कई देशों ने, वेस्ट के देशों ने ऐसा एक्शन लिया है। तो इसमें जो लोग हैं थोड़े वनरेबल हैं, उनको ही मोटिवेट करके, उनको इक्विपमेंट दे के ही टारगेट उनको के माध्यम से कराया जाता है। ये कहे कि इतनी बड़ी एक्टिविस्ट है जो सामने आके धरना दे रही है, ये सोचो कि खुद उसने बम बनाया और जाके उन्हें ब्लास्ट किया, ये संभव नहीं है। ये थी कि वो एक वनरेबल है। नहीं, अगर इंटरनली ये बात निकलकर सामने आई है, इंटरनल सिक्योरिटी का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इवन इंडिया ने भी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत लेट रियलाइज किया था जब उसकी इंटरनल सिक्योरिटी एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी। ये देश रशिया में भी एप्लीकेबल है कि उन्हें इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ओपी तिवारी सर, ये आपने बहुत बड़ी बात है जो हाईलाइट की है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, और ये भी सवाल उठेगा, हालांकि खबर का हम रुख कर रहे हैं कि क्या ये पुतिन का भी एक फेलियर है कि अगर उनके बेहद ही चहेते ब्लॉगर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश को रचा गया तो कैसे उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हो गए। यूक्रेन ने जेवलिन से किया रूसी टैंक को टारगेट। यूक्रेनी 81st ब्रिगेड ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया है, जिसकी ताजा तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। ये देखिए तस्वीरें। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, रूस को करारी चोट मिल रही है, यह तो साफ तौर पर कहा जा सकता है। यूक्रेन के साथ नाटो के 30 मुल्क नजर आ रहे हैं। यूक्रेन मजबूती से अभी भी डटा हुआ है, हालांकि बाखमुत हाथ से जाता नजर आ रहा है। अब जिस मुहाने पर जंग पहुंच चुकी है, यहां से कहां? देखिए, बात साफ साफ है कि जो जिसको उम्मीद था नहीं रशिया को, उससे बड़ा काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने क्रिएट कर दिया और उसका सोर्स है नाटो कंट्रीज। देखिए, सीधी लड़ाई नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट वॉर तो है ही। पूरा सपोर्ट, चाहे वो मिसाइल्स हो, टैंक्स हो या हर तरीके के लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हो, पूरा का पूरा यूक्रेन को नाटो कंट्रीज से मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये बात आप मान के चलिए कि रशिया को एक डिटर करना चाहते हैं कि वो उस क्षेत्र से आगे ना बढ़े, तो एक बैलेंस को थ्रेट करना चाहते हैं। तो पूरा यूरोप लगा हुआ है, क्योंकि अगर बागमुत आगे चला गया तो थ्रेट बिल्कुल यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। देखिए, इस समय नाटो की जो एकजुटता है वो खतरे में नजर आ रही है। फ्रांस के मित्रों ने बोला है कि चाइना का जो 12 पॉइंट प्रोग्राम, जो पीस प्रोग्राम है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जर्मनी ने हथियार देने से मना किया। तो एक तरीके से टूट सी नाटो में हो रही है। और ये दो बड़े मेजर कंट्रीज हैं नाटो के। यूके ब्लाइंडली यूएसए को फॉलो करता है, लेकिन अब ध्यान रखिए 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स में भी इलेक्शन होने हैं। जेलेंस्की का भी टेन्योर कंप्लीट होना है, लेकिन वॉर जोन में ये सारी सिचुएशन चल रही है। तो एक नाटो में एकजुटता कम नजर आ रही है, लिहाजा अब पीस की तरफ एक अग्रसर ये बात तो है, लेकिन जो पीस को प्रपोज करने वाली कंट्री है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, डाउट्स हैं कि उसका मोटिव क्या है इस बीच में। एटमी हथियारों को लेकर रूस का सनसनीखेज फैसला, नाटो की सीमा पर एटमी हथियार तैनात करेगा रूस। बेलारूस में रूस के राजदूत का बहुत बड़ा बयान, नाटो से अब सीधे टकराव के लिए तैयार पुतिन।
तो देखिए, ये खबर हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि कैसे पुतिन की स्ट्रेटजी में ये सबसे प्रमुख हो गया है कि बेलारूस में एटमी वेपन की तैनाती करनी, और साथ ही साथ किस तरह से नाटो के बॉर्डर पर जाकर अब सीधे रूस की तरफ से एटमी वेपन को तैनात किया जाएगा। तो ये बड़ी जो खबर है, इसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। पुतिन ने नाटो बॉर्डर पर एटमी हथियारों की तैनाती का बड़ा फैसला लिया। यकीनन बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है। आइए इस पूरे मामले को तफसील के साथ समझते हैं। फटाफट हम देख लेते हैं। नाटो का बॉर्डर, पुतिन का एटमी ऑर्डर, रूस हर हाल में बेलारूस में एटमी वेपन को तैनात करेगा। यह बेलारूस में रूस के राजदूत की तरफ से कहा गया। रूस के एटमी हथियार नाटो बॉर्डर पर भी होंगे। इसके साथ ही अमेरिका और यूरोप के शोर मचाने से कोई फर्क नहीं यहां पर पड़ने वाला। हम किसी भी हाल में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करके रहेंगे, ये रूसी राजदूत बोल रहे हैं। इसके लिए बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर एटमी तैनाती पुख्ता करेंगे। 1 जुलाई तक, देखिए डेडलाइन, 1 जुलाई तक स्टोरेज फैसिलिटी का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाएगा। अब आप देखिए, इससे जुड़ी एक और अहम जानकारी क्या है। अगर बेलारूस में नाटो की सीमा पर रशियन एटमी हथियारों की तैनाती होती है तो यकीनन जो खतरा है वो पूरे यूरोप को होगा। इधर पर हम आए इंफॉर्मेशन पर, आप पहले यहां देख लीजिए मैप के जरिए। आप यहां देखिए लातविया और लिथुआनिया आपको यहां पर साफ नजर आ रहे हैं, सीधा नाटो के बॉर्डर पर, ठीक इस जगह पर जो पश्चिमी हिस्सा है जहां लिथुआनिया और लातविया आपको नजर आ रहे हैं, इस जगह पर तैनाती की जो बात है वो की जा रही है। यानी कि कुछ इस तरह से जो स्ट्रेटजी है वो तैयार होती हुई नजर आ रही है नाटो कंट्रीज के साथ। तो आप देखिए, ये तीनों ही देश नाटो का हिस्सा है। आप अगर हम जो हमने आपको मैप के जरिए दिखाया, पोलैंड से रूस की सबसे जो अधिक दुश्मनी है वो नजर आती है। पोलैंड यहां पर जिक्र मैं और कर लेता हूं साथ में, क्योंकि यहां पर देखिए तीनों देश आपको नजर आ रहे हैं, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया। नाटो ने भी इन 3 देशों और एस्टोनिया में बेतहाशा अपनी सेना को बढ़ा दिया है। वॉर शुरू होने के बाद इन 4 देशों में सैन्य जो तैनाती है वो 10 गुना कर दी गई है। ओपी तिवारी सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या अब भी, क्योंकि लगातार हम रोज नया डेवलपमेंट एटमी हथियारों की तैनाती को लेकर देख रहे हैं, क्या इसे अब भी आप डेटरेंस मानेंगे या आपको लग रहा है कि कभी भी कोई बड़ा परमाणु धमाका भी हम देख सकते हैं आने वाले वक्त में? कोरोना धमाका का प्रोबेबिलिटी उतना हाई नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन चांसेस जरूर है। मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। जब अमेरिका ने 5 देशों में 6 इंस्टॉलेशन पर न्यूक्लियर इंस्टॉल कर रखा है तो रशिया का भी बनता था। अभी रशिया भी चुपचाप बैठी हुई थी। अभी रशिया को बहाना दे दिया उन्होंने, नाटो कंट्रीज ने बहाना दे दिया अपना न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने के लिए और डिफरेंट कब्जा करने के लिए। ये इनडायरेक्ट मैसेज है यूरोप देशों के लिए कि आप पोस्चरिंग है और नाटो का जो क्रो का सर ऐसा मैसेज अमेरिका इस दुनिया का जो अंकल सैम बनने की कोशिश करता है, अमेरिका अगर ये करे तो ठीक, अगर रूस करे तो गलत। अमेरिका अपने तमाम मित्र देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती करता है। अगर रूस ने बेलारूस में कर दिया तो इतना दर्द किस बात का? दर्द इस बात का है कि अमेरिका अपना बनाया हुआ रूल बेस्ड ऑर्डर विश्व में चलाना चाहता है, और उसको पहली बारी इस सदी में रूस ने आके चैलेंज डाला है। उस चैलेंज में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अभी 2 ब्लॉक बन रहे हैं मल्टीलैटरलिज्म में, और इसमें चीन का बहुत बड़ा साथ है। और जब चीन का साथ है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये भी न्यूक्लियर पावर्स जो है, ईरान न्यूक्लियर पावर बनने वाला है। मैं समझता हूँ कि ईस्ट एशिया में एक न्यूक्लियर वॉल बनती है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, रूस, और इधर अभी मिडिल ईस्ट में ईरान, रूस, और ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर पावर को लेकर अमेरिका की जो पॉलिसी थी या कूटनीति थी वो उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। और उन तमाम देशों के पास अब नाभिकीय हथियार हो जाएंगे, इसकी संभावना बढ़ती जा रही है, जहां अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिकी पत्रकार को लेकर किस तरह से तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है अमेरिका और रूस के बीच। अमेरिका ने रूस से अमेरिकी पत्रकार को तुरंत छोड़ने के लिए कह दिया है। अमेरिकी जर्नलिस्ट की रिहाई पर रूस अमेरिका में बात भी हुई है। एंटनी ब्लिंकन ने रूसी विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। वॉल स्ट्रीट के पत्रकार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो वॉल स्ट्रीट के पत्रकार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला आपको बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि किस तरह का जो गतिरोध है अब रूस और अमेरिका के बीच में दिमागी तौर पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ये कह दिया है कि तुरंत रूस छोड़ दे अमेरिकी पत्रकार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। और जो ये विरोध था, ये विवाद था, वो क्या था, इसके बारे में अब बिग वॉल के जरिए और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर पर पूरी डिटेल पहले जल्दी से आपको बिग वॉल के जरिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए दे देते हैं। यूएस रूस में बात, रिहा होगा क्या पत्रकार? बातचीत भी हुई है दोनों मुल्कों में,
अमेरिका ने रूस से कहा है कि वह वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को तुरंत रिहा करे, तुरंत रिहा किया जाए। रूस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमेरिकी पत्रकार को जासूसी के आरोप में पकड़ा था। रशियन एफएसबी के मुताबिक पत्रकार इवान गेशकोविच यूराल शहर में गोपनीय जानकारी जुटा रहा था। अब इवान की रिहाई पर एंटनी ब्लिंकन ने सरगेई लावरोव से फोन पर बात की है। ब्लिंकन ने लावरोव से कहा है कि ये बेहद गंभीर मसला है और ये इसीलिए भी आगे कहा गया है कि ब्लिंकन ने यह भी कहा कि इवान को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है। दोषी पाए जाने पर इवान गेशकोविच को 20 साल तक कैद हो सकती है। शरदेंदु सर, ये तो और रिश्ते खराब कर देगा रूस और अमेरिका में, जिस तरह का मामला सामने आया है। अगर अमेरिका में इतनी ज्यादा खलबली है, इतनी टेंशन है, इतना डाउटफुल सिचुएशन है, तो आपको लगता है कि ये रिहाई पॉसिबली पॉजिटिव होगी? देखिए, मैं रिहाई तो रूस द्वारा तो नहीं होती। रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उसका जुडिशियल प्रोसेस टेक करेगा इस एक्शन को, और अगर जुडिशियली पॉसिबल होगा तो रिलीज किया जाएगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अमेरिका की वल्नरेबिलिटी देखिए। एक पत्रकार पकड़ा गया वॉल स्ट्रीट जर्नल का, और उसके जो है बातचीत शुरू कर दिया लावरोव से, उन्होंने टेलीफोन पे ब्लिंकन ने बात की, तो वो कितने सेंसिटिव है अपने नागरिक को लेके। लेकिन अपने नागरिक के लिए आप सेंसिटिव है। यूक्रेन में लाखों लोग को मरवा दिया, रशिया के इतने सैनिकों की हत्या हो गई या युद्ध में शहीद हो गए, तो इस अपने सैनिकों के लिए आपका दूसरा मापदंड, विश्व के लिए दूसरा मापदंड ये नहीं चलेगा। नागरिकों को गिरफ्तार करना, उनको पकड़ना, जो लोग दूसरे देश में रह रहे हैं, जो वॉर में इन्वॉल्व है, क्या इसको चेन माना जाए कि एक अलग तरीके की चीजें शुरू हो गई? देखिए, ये उसके ऊपर चेन तो बात सही है, लेकिन ये कोई अलग तरीके होते हैं दूसरे प्रभाव डालने का और बढ़ाने का। ये साथ वॉर में तो कई सारे लोग पिसते जाते हैं, जो कि गलती हो, इन्वॉल्व हो ना हो। इस तरीके से इंडिकेशंस हैं जो रशिया पर इतने सैंक्शन लगाए, अमेरिका को रशिया वेट कर रहा, जब अमेरिका को पकड़ा है, एक मुर्गा पकड़ लिया उसने, अच्छा, उसकी वजह से अमेरिका में तड़बड़ाहट हो गई। ठीक है सर, ये आपने बोले एक बंदा पकड़ लिया, अब देखते हैं कि क्या होता है। संजय भारद्वाज सर, आप इसमें ऐड करिए कि आपको लगता है कि हालात अगर सामान्य होते, अगर पहले जैसे होते, तो शायद से कोई गुंजाइश थी कि छोड़ा भी जाता, लेकिन अब रूस तो जानबूझकर और ऊपर से जासूसी का आरोप लग रहा है, तो जाने देगा पत्रकार को अपने हाथों से? बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए, ये ग्रे एरिया है। एक पत्रकार को गिरफ्तार नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और किसी भी देश का दबाव। आरोप सर जासूसी का लगाया जा रहा है, खुफिया इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए ग्रे एरिया है कि जब आरोप जासूसी का है तो जो देश में जिसमें पकड़ा गया है वो अपना ट्रायल करेगा और ट्रायल के माध्यम से वो इस बात को एस्टेब्लिश कर पाएगा कि जासूसी कर रहा था तो आप उस पर आगे बढ़ेंगे, नहीं कर रहा था तो उसको रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका डिप्लोमेटिकली उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक माइंडसेट बना रहा है कि रशिया ये भी कर रहा है कि पत्रकार को भी गिरफ्तार कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, और इसी वजह से आप देखिए अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है उसकी भी पूरी दुनिया में जमकर आलोचना हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ही वो मुल्क है जो नहीं चाहता कि यह जंग किसी भी हाल में खत्म हो, इसीलिए लगातार इग्नाइट किया जा रहा है, जंग के जो शोले हैं उन्हें और भड़काया जा रहा है।